आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिबॉन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो धमाकेदार मुकाबले हमको देखने को मिले। और वही देखे तो दो मुकाबले में ख़ास तौर पे ये मुकाबला था एक वेस्ट इंडीज़ और वही नेपाल के बीच, और दूसरा मुकाबला था नेदरलैंड बनाम यूएसए के बीच। और दोनों ही मुकाबला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है। और ये मैचेस अगर आप देखें तो ग्रुप ए के मैचेस है, जिसमें से अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ और जो नेपाल के बीच मुकाबला था। हालांकि नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और सभी टीमें इस क्वालिफायर में वही कर रही थी जो टॉस जीत रहे थे, वो गेंदबाजी करने को देख रहे थे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बैटिंग पिचेस मिल रहे हैं उतने गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिलता है, और जितना कि बल्लेबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने को मौका मिलता है, और अच्छी खासी अगर एक बार टिक गए तो लंबे स्कोर बना सकते। तो इसके लिए ये चेज़ करने को देखा, जो कि सही बात भी थी नेपाल के लिए, क्योंकि एक मौका अपने पास रहता कि क्या शायद 270 75 80 या 250 60 के अंदर रोक पाते हैं। अगर ऐसा कर पाते तो शायद एक मौका भी बनता है चेज में जाकर, और वही करने की कोशिश की थी वेस्ट इंडीज़ की। वही शुरुआत जो यूएसए के खिलाफ किया था पहले मुकाबले में, आज अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़, और नेपाल अपना तीसरा मुकाबला खेल रही थी। तो इसके लिए अगर आप देखें तो शुरुआत बहुत ही ख़राब था। ब्रेंडन किंग हालांकि आज अच्छी थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। काइल मेयर्स और जॉनसन चार्ल्स ज़्यादा रन्स बटोर नहीं पाए, 0 और 1 रन बनाकर आउट हो गए। और जल्दी जल्दी जब विकेट गिरा तब ऐसा लगा कि क्या फिर से वही कोलैप्स कर जाएगा। वहीं पे आए कप्तान शाई होप, और शाई होप ने जो पिछले मुकाबले में पहले मुकाबले में किया था, ऐसे ही कुछ परिस्थिति थी, 2-3 विकेट गिर चुके थे, वहाँ पे आकर शाई होप ने परिस्थिति को संभाला और वही कप्तानी पारी के लिए, और आज भी वही करने की कोशिश की, और यही करने की कोशिश में सफल भी रहे। ब्रेंडन किंग के साथ मिलकर थोड़े बहुत पार्टनरशिप की। उसके बाद जब तीसरा विकेट गिरा 55 पे, उसके बाद से निकोलस पूरन और वही शाई होप पर हालांकि थोड़ी बहुत दाद देनी पड़ेगी। हाँ, नेपाल के गेंदबाजों को भी पहले जो 12 13 14 ओवर तक अगर देखें तो पहले पावर प्ले अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, और उसके बाद थोड़े बहुत खुलना शुरू हो गया। और जहाँ पे मौका मिला था निकोलस पूरन को पहले पहले ही विकेट चटकाने का, वहाँ पे कीपर ने कैच छोड़ा। हालांकि थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनको मौका मिला और अगले ही गेंद पे छक्का मार दिया, और उसके बाद रुके ही नहीं है। निकोलस पूरन जो यूएसए के साथ खेले थे 30 पारी, वहीं पे भी शॉट लगाकर आखिर में आउट हुए। और लेकिन इस मुकाबले में ऐसा पूरी तरीके से बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उनके लिए और भी ज़्यादा मौका मिला। स्पिनर्स उनके सामने थे तो अच्छी खासी स्पिन खेल सकते हैं। और निकोलस पूरन और शाई होप जो वेस्ट इंडीज़ के अभी के अगर टीम की बात करें, स्क्वाड की बात करें, तो ये दो खिलाड़ी जो अच्छी तरीके से स्पिन को टैकल कर सकते हैं, और वही किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से पार्टनरशिप निभाई और अच्छे अच्छे पूरी तरीके से मौके बनाए अपने लिए। और वहीं पे दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 200 प्लस रन की पार्टनरशिप, 200 करीबन 16 रन का पार्टनरशिप, जो कि एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप है। और इस बीच निकोलस पूरन करीब 50 60 रन के पे थे, जहां पे एक और कैच छूटा। करण केसी ने शानदार गेंदबाजी की थी, एक यॉर्कर भी ज़बरदस्त चेयर में डाला था, जो कि निकोलस पूरन गिर गए। तो ऐसी कुछ कैचेस भी गवाए और कुछ अच्छे खासे कैचेस भी पकड़े। तो इस बीच अगर आप देखें तो कप्तान शाई होप ने भी शतकीय पारी खेली, और वही निकोलस पूरन 4 साल 2019 के बाद आज के मैच में जाकर शतकीय पारी खेली। इस बीच करीबन 45 इनिंग्स लगे पहले से दूसरे शतक बनाने में, और इनके करियर का ये दूसरा शतक है, जहाँ पे 115 रन की सिर्फ और सिर्फ 94 गेंद में, जहाँ पे 4 छक्के 10 चौके थे। खूबसूरत ये पारी थी, आखिर में जाकर आउट हो गए। कॉटन बोल्ड था, एयर ने अच्छे खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन तब तक पूरी तरीके से मुकाबले को वेस्ट इंडीज़ के गिरफ्त में लाकर दिए गए थे। और वही शाई होप ने भी आखिर तक खेलने की कोशिश की। शाई होप ने भी 132 रन की शानदार बहुत ही लाजवाब पारी खेली, शतकीय पारी, जिसमें 129 गेंदे खेले, जहाँ पे 3 छक्के 10 चौका मौजूद था, और दोनों का स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर, और बहुत ही खूबी रॉबिन पॉवेल ने भी आकर शानदार छक्के भी जड़े।
होल्डर ने आकर जो थोड़े बहुत गेंदे बाकी तो आखिर में जाकर 339 रन तक पहुंचा गए वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो जब जहां पे 55 पे 3 था तब ऐसा नहीं लग रहा था कि 300 प्लस कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़, लेकिन बाद में जो बीच में पार्टनरशिप हुआ और थोड़ा बहुत लक का भी फेवर हुआ, खास तौर पे देखें तो निकोलस पूरन को उसके बाद शतक पारी खेली तो अच्छी खासी खेली। लेकिन उसके बाद देखें तो ललित राजवंशी जो नेपाल के खिलाड़ी है, जो स्पिनर है, अच्छी खासी स्पिन किया, उन्होंने 3 विकेट चटकाए। करण कैसे, गुलशन शाह, लमिचा ने इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में लमिचा ने का पहला विकेट भी दिखा, अच्छी खासी प्ले डाउन हो गए थे ब्रेंडन किंग। तो अच्छी खासी गेंदबाजी थी लेकिन महंगे रहे आखिर में, जो कि इनएक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट नेशन टीम जो कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आमना सामना हो रहा था नेपाल का। तो इससे बड़ी बात क्या थी उनके लिए। और आखिर में 340 रन का जो टारगेट था उसका पीछा, ऐसे ही मानो कि 340 रन तो टारगेट चेज करना बहुत ही मुश्किल था नेपाल के लिए, लेकिन फिर भी ये देखना था कि कैसे पास आ सकते, क्योंकि 290 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहाँ पे भी अच्छी खासी बेहतरीन पार्टनरशिप की थी और सलामी बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स किए थे। कुशल भुर्तल ने 99 रन की पारी के लिए थे, 1 रन से चूक गए थे शतक बनाने से, लेकिन आज शुरुआत वैसा नहीं दे पाए। आसिफ शेख ने भी अच्छी खासी खेली कप्तान रोहित पौडल के साथ मिलकर, लेकिन पार्टनरशिप उतने बड़े बड़े पार्टनरशिप्स नहीं कर पाए। अगर 70-80 रन का एक पार्टनरशिप करते पहले शुरुआत में तो शायद करीब आने को देख सकते थे कि हम क्या 300 270 80 तक पहुंच सकते हैं पहले, और आखिर में अगर 2-3 ओवर रहते तो क्या 300 क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसे नेशंस को, और ऐसे ही एक्सपोजर मिलेगा अगर बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलते हैं। तो इनके लिए अगर आप देखें तो ये मौका था उनके लिए, एक अपॉर्चुनिटी था कि यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसे तेज तरह गेंदबाजों के सामने कैसे बल्लेबाजी किया जा सकता है, किस प्लान के साथ उतरते हैं, किस स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उनके खिलाफ, कैसे फील्ड सेटिंग करते थे। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तरफ से भी आज अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ख़राब फील्डिंग था नेपाल के खिलाफ। अगर आप देखें तो कैचेस पे कैचेस छूटे जा रहे थे, बहुत सारे मौके भी मिले नेपाल को, ये एक अच्छी बात है। लेकिन करीबन 100 रन के अंदर अंदर 5 विकेट गिर गए थे, और वहीं पे थोड़े बहुत पार्टनरशिप एरी ने भी आए थोड़े बहुत शॉट्स भी लगाए, दीपेंद्र सिंह एरी, और उसके बाद आरिफ शेख भी थे। तो आरिफ शेख और गुलशन शाह के बीच थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई, जो कि करीबन अगर आप देखें तो करीबन 60-70 रन के करीब, 68 रन के करीब पार्टनरशिप हुई, जो कि एक अच्छी पार्टनरशिप थी। लेकिन तब तक ये मुकाबला बहुत ही पीछे रह गए थे। लेकिन इससे पहले अगर एक आध छोटा 50-60-70 रन का पार्टनरशिप होता है और थोड़ा तेज़ खेलने को देखते हैं। अगर आरिफ शेख की बात करें तो बहुत स्लो खेले, हालांकि रन अच्छे खासे बनाए। अर्शदीप पारी के लिए 93 गेंदों में 63 रन, अगर बीच में थोड़े और तेज़ी से खेलते तो शायद और थोड़ा रन से बटोर सकते थे और थोड़ा करीब आ सकते थे इस टारगेट के करीब। हालांकि कप्तान ने भी 30 रन की पारी खेली, अच्छे खासे शॉट्स लगाए थे, लेकिन पूरी तरीके से आखिर में जाकर नाकाम रहे। आसिफ ने भी शुरुआत अच्छी दी थी, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस की बात है उस इनएक्सपीरियंस के कारण आखिर में जाकर हार का सामना करना पड़ा। 101 रन से बहुत ही बड़ी मार्जिन से हारे, आखिरी में 238 रन बनाए, पूरे 10 विकेट गंवा चुके थे। हालांकि आखिरी ओवर में जाकर आखिरी विकेट गिरा, करण केसी ने आकर थोड़े बहुत अपने जलवे दिखाए, जो हार्ड हिटिंग शॉट्स थे, 4 चौके 1 छक्के जड़े। गुलशन शाह ने 42 रन की शानदार पारी खेली। तो ऐसे ही करते अगर आप देखें तो जेसन होल्डर की 3 विकेट, जोसेफ कीमो पॉल अकील हुसैन के खाते में 2-2 विकेट। तो अच्छी खासी गेंदबाजी रही वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन फिर भी देखें तो फील्डिंग बहुत ही ख़राब से ख़राब था। और जबकि अगर आप देखें तो नीदरलैंड और यूएसए के बीच जो मुकाबला था वो भी एक तगड़ा मुकाबला बन चुका था, जहाँ पे यूएसए ने शुरुआत की थी अच्छी खासी, लेकिन उतने अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं की थी। लेकिन फिर से वही अगर आप देखें तो गजानन सिंह और शायन जहांगीर आज भी फिर से वही दिखाया, अपना मुजाहरा दिखाया। पिछले मुकाबले में शतकें पारी खेली थी, इस मुकाबले में 71 रन की शानदार पारी खेली थी। उनके साथ वैसा खिलाड़ी नहीं थे जो आकर थोड़े बहुत पार्टनरशिप में साथ देते, लेकिन अकेले ही टीम को पूरी तरीके से आखिर तक ले जाने की कोशिश की। और जसदीप सिंह और वही देखें तो शायन जहांगीर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जहाँ पे 86 रन का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। आखिर में थोड़े बहुत फाइटिंग टोटल जो किए थे, बोर्ड पे 211 रन लगाए थे, जो कि एक अच्छा थोड़े बहुत गेंदबाजों को दिया था, एक मौका दिया था जो इस पार्टनरशिप के तहत इतने रन्स तक पहुंच पाए। वरना
140, 45, 50 के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाता है अगर ये पारी नहीं आती जसदीप सिंह से और वही शायान जहांगीर से। शायान जहांगीर और गजानन सिंह एक उभरते हुए खिलाड़ी है जो आने वाले समय में यूएसए के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा यूएसए को, ऐसे एसोसिएट नेशंस को और बड़े बड़े टीमों के साथ खेलने का तजुर्बा भी मिलना चाहिए। और हालांकि रायन क्लीन को आज मौका मिला, 2 विकेट चटके, अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी भी की। बस लीड ने भी 2 विकेट चटके, तो सभी गेंदबाजों को विकेट आज मिले नीदरलैंड के गेंदबाजों को। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 212 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आसान होगा स्कॉटलैंड के लिए, उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन शुरुआत अच्छी खासी की थी विक्रमजीत, पहला विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद मैक्सवेल आउट और बरेसी अच्छी खासी पार्टनरशिप भी कर रहे थे। लेकिन जब देखें तो मैक्सवेल आउट का विकेट गया तब थोड़े बहुत उसके बाद मैक्सवेल आउट के विकेट गिरने के बाद ही अगर आप देखें तो बरेसी 2 सेट बैट्समैन का विकेट जब एक लगातार जाते तब थोड़े बहुत और भी मुश्किलात में आ गए थे। और आखिर में जाते जाते 4 विकेट चले गए थे। टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज जब गए थे 83 रन पे थे, तब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ पे कप्तान एडवर्ड्स से भी आज फिर से वही कप्तानी पारी खेलने को देखा और वहीं से पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। अगर वहीं पे एक आध विकेट और जल्दी गिर जाते तो शायद यूएसए भी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, थोड़ा बहुत मौका अपनों को दे सकते थे। और वहाँ पे तेजा निडामानुरू और कप्तान एडवर्ड्स के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, जो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप तकरीब 70 रन के करीब पार्टनरशिप्स हुए। 70-72 रन के करीब अगर पार्टनरशिप होते तो बहुत ही खूबसूरत है ये पार्टनरशिप रहा, अहम पार्टनरशिप था इस चेज में। और आखिर में जाकर तेजा निडामानुरू ने भी अच्छे तरीके पारी खेली और कप्तान एडवर्ड्स के साथ लॉगन वैन विक ने आकर जो आखिर में थोड़े बहुत रन से बचे कुछ थे और आखिर में जाकर पूरी तरीके से कप्तान हावी रहे और वही 43.2 ओवर में पूरी तरीके से मैच को अपनी गिरफ्त में किया और 5 विकेट से ये मुकाबला जीता। वही पार्टनरशिप ने वापसी करवाई स्कॉटलैंड को और स्कॉट एडवर्ड्स अच्छी खासी पूरी तरीके से कप्तानी पारी के लिए 67 रन बनाए 60 गेंदों में, जहाँ पे 6 चौके थे और अच्छी खासी स्पिनर्सों के खिलाफ स्वीप भी खेलते हैं, जो एक अच्छा लगता है मुझे एडवर्ड्स के अगर बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में भी जसदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी में भी, और थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस है तो अच्छी खासी उनको एक्सपोजर मिलेगा अगर बड़े बड़े मैचेस खेलने को मिले। और वही नेपाल जैसी टीम और ऐसे यूएसए जैसी टीम और बाकी जो टीम है ओमान जैसे टीम, तो इनको थोड़े बहुत ही क्या चाहिए उनके कंटिनेंट में, जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के साथ एक आध मैचेस या सीरीज़ में अगर साल में एक सीरीज़ मिलता है, भले ही 1-2 मैचेस या 3 मैचेस की सीरीज हो, अगर उनको वैसा मिलता है तो एक्सपोजर और भी ज़्यादा मिलेगा और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और बाकी बड़े बड़े टीमों के साथ बड़े बड़े टीमों को एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि ऐसे छोटे छोटे एसोसिएट नेशंस के जो जिस रीजन में है उनके साथ खेलने को देखिए। कम से कम एक सीरीज साल में अगर खेलते हैं तो बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। तब ऐसे आईसीसी वर्ल्ड कप और ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट से पहले जहाँ पे क्वालिफायर मैचेस होंगे या फिर टूर्नामेंट में जब वो टीमें प्रवेश करेंगे तो आपको अपसेट करने को, आपको एक बड़ी टीमों के साथ भले ही ना जीते लेकिन टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और वही अगले 4 साल 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ करना पड़ेगा। और भी ज़्यादा आईसीसी में इन्वॉल्व होंगे, बाकी के टीम्स और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा और भी ज़्यादा नए नए टीम्स आएंगे। जैसे कि फीफा में आपने देखा है, फीफा की तरह आईसीसी को भी ऐसा कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा और कुछ सीरीज है ऐसे करवाने चाहिए। ऐसे एसोसिएट नेशंस को बड़े टीमों के साथ खिलवाने के लिए कुछ और पैंतरा लगाना चाहिए और बड़े बड़े टीमों को भी ऐसा करना चाहिए। एक आध सीरीज ट्राई सीरीज भी ऐसे ही खेल सकते हैं कि बांग्लादेश इंडिया या फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल या नेपाल ओमान अफगानिस्तान, ऐसे करके अगर थोड़े थोड़े बहुत, या फिर भारत के साथ भी एक आध मैच से एक सीरीज 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज अगर ऐसे खेलते हैं तो और भी ज़्यादा उनको मौका मिलेगा और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे ही एसोसिएट नेशन को आगे बढ़ाना है। और अभी फिलहाल अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं एसोसिएट नेशन, जितने भी नेशन से। पहले जब एसोसिएट नेशंस को देखा जाता 2007-2011 में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन अब थोड़े थोड़े बहुत एसोसिएट नेशंस में भी इम्प्रूव हो गया क्योंकि फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट खेलते हैं, लीग आ गए हैं अपने अपने देश में, तो और भी ज़्यादा बाकी लीगों में भी जाकर खेलते हैं। तो इसके लिए थोड़ी और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, कोचेस का, फील्डिंग का, बैटिंग का, बॉलिंग का, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल एक अलग ही मैच है, अलग ही खेल है, तो इंटरनेशनल मैचेस भी उनके साथ अगर करें बड़े बड़े टीम तो और भी ज़्यादा उनको मौका मिलेगा। और ये आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सुपर 6 में जब तक 6 टीमें जाएंगे तब तक पता चल जाएगा कि और भी ज़्यादा
टकराव देखने को मिलेंगे और बाकी जो बचे हुए मैचेस है और भी ज़्यादा बेहतरीन होंगे और टक्कर का देखने को मिलेगा मौका। और कल दो मुकाबले और भी ज़बरदस्त रहेंगे क्योंकि ग्रुप बी का जो पूरी तरीके से उलटफेर हो चुका है पॉइंट्स टेबल में, वहाँ पे श्रीलंका बनाम ओमान के बीच खेला जाने वाला है। वही दूसरा मुकाबला होगा स्कॉटलैंड बनाम यूएई। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। और वही ओमान और श्रीलंका के बीच भी क्या ओमान भले ही अगर ना जीत पाए, क्योंकि फेवरेट्स तो श्रीलंका रहेंगे, क्या टक्कर दे सकती है? क्या ऐसा नहीं कि एक तरफा मुकाबला ना हारे, अगर हारे भी या फिर कोई एक बड़ा अपसेट भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि टक्कर का अगर मुकाबला देखने को मिलता है, अगर ओमान जैसे टीम अगर टक्कर देती है श्रीलंका को, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए इसके लिए ये मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। कल का मैचेस, दोनों ही मैचेस बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। बाकी मैचेस के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही रोमांचक चल रहा है और ये फेज़ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।